Okay, students, today third part of chapter 11, class 9 physics. I am going to start. The chapter has been already completed in my two videos. In third video, I am going to give the solutions of exercise. Some important questions I am going to solve. Okay, see, देखिए जो ये एक्सरसाइज 11 चैप्टर का है फिजिक्स 9th क्लास का, उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं यहाँ सॉल्व करूँगा. चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट है. अब देखा जाए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ. A certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 20 kg मास का कोई बॉडी है, उसका स्पीड इनिशियली यानी u वो है 5 मीटर पर सेकेंड और वो चेंज होकर के 2 मीटर पर सेकेंड फोर्स लगाने के बाद, 2 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो ये ब्रेकिंग फोर्स के कारण उसका स्पीड घट गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो आपको पता करना है वो ब्रेकिंग फोर्स कितना था, वर्क कितना हुआ. तो फोर्स से निकालने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप दो तरह से इसको निकाल सकते हैं. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं. तो हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का हेल्प लेते हैं कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल माइनस करेंगे और तब पता चलेगा जितना भी एनर्जी आएगा वही उस पर लगा, उसके स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकिंग फोर्स के रूप में. तो लिखते हैं, देखिए हाँ, सबसे पहले आप लिखेंगे कि मास क्या है. सॉल्यूशन के लिए आप सिंबल में सारे वैल्यूज को लिख लेंगे. मास का सिंबल होता है m, ये 20 kg है, 20 kg मास है. इनिशियल स्पीड उसका u से दिखाया जाएगा और ये है 5 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड v से और ये है 2 मीटर पर सेकेंड. तो हमको ये वर्क डन दिखाना है, कितना वर्क किया, यानी W पूछ रहा है. तो W इक्वल टू E होता है वर्क एनर्जी, कितना एनर्जी लगा. ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. यानी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी था उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम जब माइनस करेंगे तो हमारा वर्क डन निकलेगा, क्योंकि उसी वर्क के कारण इसकी स्पीड कम हुई है. अब इसमें आपको दिख रहा है कि कॉमन है हाफ m, ब्रैकेट में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर और 1/2 m आपको दिख रहा है 20 और v 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर. यूनिट सेम है इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप इसको कैंसिल कीजिए, 10 हुआ. इस तरह से 10 इंटू इन ब्रैकेट 4 माइनस 25 इक्वल टू 10 इंटू माइनस 21 इक्वल टू माइनस 210 जूल. इतना ब्रेकिंग फोर्स लगा. माइनस साइन जो है, जो एनर्जी इस पर लगा है, वर्क जितना किया गया है वो निगेटिव नहीं होगा, वो निगेटिव डायरेक्शन को शो करता है. निगेटिव साइन शोज द ब्रेकिंग फोर्स. तो वर्क डन आप लिखोगे W इक्वल टू 210 जूल. माइनस में आप नहीं लिखेंगे, माइनस के लिए यहाँ लिखेंगे कि निगेटिव साइन शोज द ब्रेकिंग फोर्स. ये ब्रेकिंग फोर्स को शो करता है निगेटिव साइन, यानी ब्रेक लगाया जा रहा है, तभी तो उसकी स्पीड कम हो गई. ओके स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. और जो बुक में और अदर क्वेश्चंस दिए हैं सबको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ओरली समझा भी देता हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है A mass of 10 kg is at a point on a table. एक 10 kg का मास जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 10 kg का कोई मास है, ये 10 kg टेबल पे रखा हुआ है और इसको टेबल पर ही हॉरिजॉन्टली
ये मास 10 kg है, इसको डिस्प्लेस किया गया। तो जो डिस्प्लेस किया गया है ए से बी तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तक इसको डिस्प्लेस कर दिया गया हॉरिजेंटली, यानी वर्टिकली हाइट चेंज नहीं हुआ, हॉरिजेंटली उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में क्या वर्क हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी इसकी हाइट न बढ़ी न घटी। तो ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल लग रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन जो है मतलब कि उनके बीच एंगल 90 डिग्री का हो गया है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इनके बीच जो, यानी ये जो फोर्स लग रहा है ये F, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींच रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ये हॉरिजेंटल है। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ से नीचे जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पर आप जब लिखेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी इक्वल टू ये हो जाएगा F इंटू डी। तो F इंटू डी, F तो mg के बराबर होगा, यानी mg इंटू ये cos थीटा होता है, cos थीटा, FD cos थीटा है। तो डी हमको पता है, डी दिया नहीं है कितना डिस्प्लेस किया है, मेजरमेंट नहीं लिखा है, डिस्प्लेस किया है, तो ग्रेविटी अगेंस्ट पूछ रहा है। तो cos यहाँ 90 हो जाएगा। देखिए cos 90 इसलिए होगा, इसके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो m जो है मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 20 दिया है, ये g आप 9.8 ले लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से ये जीरो वर्क होगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है वो 0 आंसर आएगा आपका, है ना। ये cos 90 डिग्री आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, इसकी वैल्यू मैं इस क्लास में भी समझा दूंगा कैसे वैल्यू इसका 0 होता है। cos 90 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो 90 cos 90 के आधार पर हमने कर दिया। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, उससे हाइट उसकी सेम रह रही है। तो इसको एक और तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं कि mgh, वर्क डन mgh होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होगा mgh होगा। तो m 20 है, g 9.8 है और h यहाँ 0 है, इसलिए 20 इंटू 9.8 इंटू 0 वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 9th में cos साइन का वैल्यू नहीं दिया है साइन। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये भी फार्मूले में मैं लिखवाया था कि FD cos थीटा होता है, उस आधार पर भी ये हो गया। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि h यहाँ 0 है, इसलिए mgh 0 होगा, वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट में 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा है समझ में आया होगा दोनों मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। एक कह रहा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन नंबर 6 है। मैं यहाँ सब सॉल्यूशन को जो है सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ ओरली समझाता हूँ कि हिंट से आप कर लेंगे, समझ जाएंगे। सॉल्यूशन 6 है क्वेश्चन, सॉल्यूशन 6। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल हो रही है, कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसके लिए कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है। यानी ये कोई बॉडी है और यहाँ ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे जब आएगी तो इसकी टोटल हाइट h है, और यहाँ जब ये
ये x मीटर जब नीचे आ गया, देखिए x मीटर नीचे आ गया तो इसकी हाइट जो बच गई वो कितना बच गई, वो बच गई h माइनस एक्स। इस तरह से जितनी हाइट कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। देखिए तो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोग्रेसिवली h कम होने से वो कम होता जाता है, लेकिन उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। स्पीड जब थर्ड इक्वेशन में आपने पढ़ा है v स्क्वायर इजकल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये इसकी v बढ़ती जाएगी, है ना। u तो ऊपर से नीचे आएगा तो u जीरो रहेगा, g फिक्स है और h जब कम हो रहा है तो उस h हाइट उसकी यहाँ पर जब कम होगी ना, यानी v स्क्वायर आप यहाँ से निकाल लेंगे और उसमें रख देंगे तो ये निकल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब आप इसको लिखेंगे सेंटेंस में कैसे, पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है। डज द वॉलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉलेशन कर रहा है, यानी उसका विरोध कर रहा है। भाई ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल कम होती जा रही है, तो किस तरह ये बैलेंस हो रही है, बैलेंस इस तरह हो रही है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ज़्यादा ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी हाइट और बढ़ती जाएगी, उसकी हाइट कम होगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जिस रेशियो में हाइट कम होगी उसी रेशियो में वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी जब हम mgh निकालेंगे और हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो दोनों का सम जो है कांस्टेंट आएगा हर पॉइंट पर। इसको मैंने प्रूव करके दिखाया है अपने सेकंड वीडियो में कि हर पॉइंट पर जो वर्टिकल मोशन करती है, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही काइनेटिक बढ़ जाएगा और दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वॉलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। देयर इज नो वॉलेशन ऑफ ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉलेशन नहीं हो रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि देयर इज नो वॉलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो वॉलेशन ऑफ conservation of energy because the sum of total mechanical energy is always constant. Total mechanical energy is always constant. Energy is always constant. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर देंगे। मुझे सभी स्टूडेंट से ये आशा है कि आप अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके जो सुझाव होंगे मेरे लिए बहुत कीमती होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी, देखिए जब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, आप साइकिल चला रहे हो तो आपका जो एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसको पूछ रहा है। तो आप इसमें आंसर बस सब मैं लिख नहीं सकता, बोर्ड भर जाएगा, आप ओरली सुन लीजिए कि जब राइडिंग ए बाइसिकल कोई पर्सन साइकिल चला रहा है तो उसके अंदर मस्कुलर एनर्जी है, तो मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब पैडल आप चलाते हो तो मस्कुलर एनर्जी से वो नीचे आता है, फिर वो साइकिल आगे बढ़ती है, तो जब मोशन हो रहा है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी कौन उसको मोशन करा रहा है, मस्कुलर। तो राइडिंग बाइसिकल में मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। Okay, the next video next questions will be completed in next video. Thanks.